जितने भी टांग पर गोली वाले एनकाउंटर हैं, ये सब फर्जी एनकाउंटर हैं। जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। किसी के बारे में हम समाजवादियों ने कभी टिप्पणी नहीं की होगी। हाँ, हम लोगों ने टिप्पणी जो की है वो मठाधीश मुखर्जी जी पे टिप्पणी। नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सियासी सरगर्मी वैसे वैसे बढ़ती जा रही है और इन सब के बीच हैरान करने वाली बात यह कि विपक्षी दल विकास की बात करने के बजाय जाति की राजनीति करने पर उतारू। वोट बैंक पॉलिटिक्स इतनी हावी हो गई है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव अब अपराधियों की क्राइम कुंडली की जगह उनकी जाति देखते लगे हैं। उन्हें इस बात की खुशी नहीं है कि डकैत मंगेश यादव मारा गया, उन्हें इस बात की तकलीफ है कि मारा गया अपराधी यादव जाति से था। सुल्तानपुर डकैती कांड का आरोपी अजय यादव पकड़ा गया तो पुलिस की पीठ थपथपाने की जगह उनकी जाति काट की मिर्च लग गई। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात एनकाउंटर पर चल रहे फुल सियासत की। लेकिन एक बड़ी खबर यहां पर आपको बता दें, अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर एक बार फिर से सवाल उठा दिए। एनकाउंटर का निशाना टांग पर ज्यादा लगता है, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। हाफ एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर, सब फर्जी एनकाउंटर। यूपी में 18,000 एनकाउंटर्स में 200 जाने गई हैं। सुल्तानपुर में मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद सियासत तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने अजय यादव के एनकाउंटर के बाद यह बयान दिया। यूपी पुलिस के एनकाउंटर्स पर एक बार फिर सवाल उठाया। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए यह भी कहा कि यूपी पुलिस के एनकाउंटर्स का जो निशाना है वो आरोपियों की टांग पर ज्यादा है। अखिलेश यादव ने इसे हाफ एनकाउंटर बताया और आरोप लगाया कि ये सब के सब फर्जी एनकाउंटर हैं। ये एनकाउंटर का जो निशाना है वो टांग पे जाता है। और हमारे पत्रकार साथियों से कहूंगा, अंग्रेजी का एक अखबार था, प्रतिष्ठित अखबार, उसने कहा कि 18,000 एनकाउंटर हुए हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें 200 जाने गई हैं, जो दावा है सरकार का। और बड़े पैमाने पर टांग में गोली लगी है या हाथ में गोली लगी है। इसका नाम दिया है हाफ एनकाउंटर या टांग पे गोली वाला एनकाउंटर। ये जितने भी टांग पर गोली वाले एनकाउंटर हैं, ये सब फर्जी एनकाउंटर हैं। देखिए, इतना ही नहीं, अखिलेश यादव यूपी पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल उठाकर बार बार यह आरोप लगा रहे हैं कि यूपी में एक ही जाति को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं। तो यूपी एसटीएफ ने मई 2023 में 5 सितंबर 2024 तक अलग अलग एनकाउंटर्स में 9 अपराधियों को ढेर किया। अब यहां पर आप देखिए, इसमें जाट एक, मुस्लिम 3। मुठभेड़ में जो अपराधी मारे गए उनके बारे में आपको बता रहे हैं। इसमें एक ब्राह्मण भी है, 2 राजपूत भी है। मई 2023 से 5 सितंबर 2024 तक के बीच बता रहे हैं। यादव कितने हैं? 2 हैं। यादव 2, मुस्लिम 3, ब्राह्मण 1, है ना, राजपूत 2, ये सब है। लेकिन सवाल कहां पर उठाए जा रहे हैं? सवाल यादव पर उठाया जाए। और उसके अलावा कुछ आंकड़े और भी जान लीजिए। मतलब योगी आदित्यनाथ 2017 में यूपी के मुख्यमंत्री बने थे और पिछले 7 सालों के आंकड़े देखें तो इन 7 सालों में कुल मुठभेड़ कितनी होती है? 12,525, मारे गए अपराधी 207। अब इसमें आंकड़ा आप देखिए, मुस्लिम 66, ठाकुर 16, यादव 14, ब्राह्मण 18, जाट गुर्जर 15, दलित 13, अन्य 34। लेकिन फोकस किस पर किया जा रहा है? फोकस इस पर किया जा रहा है। क्यों? पैर के नीचे गोली लगती है। खैर, यह सवाल भी पूछा जाएगा क्योंकि अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है कि यह हाफ एनकाउंटर है। लेकिन ये आंकड़े हैं, ये कुल मुठभेड़ 12,525, मारे गए अपराधी 207, ये कुल आंकड़े हैं। अब अखिलेश यादव ने एक ही झटके में सारे एनकाउंटर्स को फर्जी बता दिया, सारे एनकाउंटर्स को फर्जी बता दिया। और इस पर यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने पलटवार किया। यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर का पलटवार कि अखिलेश यादव को नहीं पता तो क्या कर रहे हैं? सपा नेता अपराधी के घर मिठाई खाते हैं, ये राजभर कह रहे हैं। जिस ललितपुर की घटना में जिस वो ठाकुर की चर्चा कर रहे हैं,
उन लोगों ने हत्या कर दिया और समाजवादी पार्टी की पूरी टीम उसी हत्यारे के घर बैठ करके रसमलाई चमचम काट रही है। ये नहीं देख रहे हैं अखिलेश जी कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये यहां पर आपने सुना ओम प्रकाश राजभर ये भी निशाना साध रहे थे और बोल रहे थे कि सपा नेता अपराधी के घर में मिठाई खाते, अखिलेश यादव को कुछ पता नहीं तो क्या करें, ये बात यहां पर कही जा रही है। लेकिन कानून की गोली पर जाति वाली बोली आखिर क्यों, ये बहुत बड़ा सवाल है और इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, चलिए बताते हैं आपको कौन कौन से मेहमान हैं हमारे साथ में मनीष शुक्ला जी है। मनीष शुक्ला जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ में। मनीष शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ में कपिल श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी हमारे साथ में हैं। संतोष कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ। दुष्यंत नागर जी राजनीतिक विश्लेषक है और आचार्य रत्नेश जी हिंदू धर्मगुरु हैं। अब उनका भी यहां पर बैठना बहुत जरूरी था, वो भी मुद्दा आपको बताएंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले कपिल जी जरा बताइए क्या क्या सवाल है आपके, क्योंकि अभी यहां पर बताए थे इतने सारे एनकाउंटर हुए हैं, लेकिन उन सबको क्या फर्जी ठहराया जा रहा है आपकी तरफ से या फिर कुछ कुछ एनकाउंटर्स को? देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि गेहूं के साथ घून भी पीसा जाता है। फर्जी एनकाउंटर्स की संख्या ज्यादा है क्योंकि इनकी प्रथम सूचना रिपोर्ट अगर पढ़िए तो सबकी एक जैसी है, लगभग सबकी एक जैसी है। और जो 18,000 एनकाउंटर्स हुए हैं जिसमें से आपके आंकड़े में 12,000 समथिंग दिखा रहे हैं, उनमें जो आपने जातियों के साथ एनकाउंटर्स अपनी लिस्ट में दिखाए वो तो 100 से भी पार नहीं हो रहे हैं। अगर सबकी काउंटिंग कर दें तो वो 12,400 कौन है? नहीं, इसमें वो वाले जो यहाँ पर आंकड़े आपको बताए कपीश जी, वो आंकड़े आपको जो बताए हैं यहाँ पर जो जिनकी जान गई है ये वो वाले हैं। वो बाकी तो फिर वो नॉर्मल किसी के पैर में गोली लगी है जैसे आपने कहा, आपकी भाषा में हाफ एनकाउंटर, वो सवाल भी पूछा जाएगा कि हाफ एनकाउंटर पैर में गोली वाला, गोली पैर में लगे या हाथ में लगे या कंधों पे लगे, वाइटल पार्ट ऑफ बॉडी पे नहीं लगी, अगर इन्हीं जगहों पे लगी है तो क्या गोली नहीं है? क्या वो गैर विधिक नहीं है? उचित बल का प्रयोग किया गया कि नहीं किया गया? और सबसे बड़ी बात इस चीज की है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ने पूरे देश के अंदर आज से 3 साल पहले की डिटेल हम आपको दे रहे हैं। 28 ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जांच की थी जिसमें से 22 फर्जी एनकाउंटर्स उत्तर प्रदेश के 28 करोड़ रुपए ट्रस्ट से लगी थी। अच्छा, योगी सरकार क्या जवाब देगी? इनका तो यही काम ही, आप एक खुद बात देखो ना कि बाकायदा ऐसे तख्ती लेकर के वो छोटे भैया आते हैं सरेंडर करने। अच्छा, ये नौटंकी करने से फायदा होगा? मैं आपको एकदम एक पर्सनल केस बताता हूँ। हाँ। मेरी एक वाहन, हमारा ही एक ड्राइवर लेके भाग गया, 406 का अपराध कमिट होता था, हमारे डीजीपी साहब पूर्व बैठे हुए। आज ये निर्देश है कि 407, 19, 20, 467, 68 के अंदर जो भी मुकदमे हैं वो एसएसपी के आदेश के बाद ही दर्ज होंगे। और उसकी प्रक्रिया यह है कि सब इंस्पेक्टर से थाना अध्यक्ष से स्तुति करेगा, थाना अध्यक्ष से सीओ करेगा, सीओ से एसएसपी करेगा और उसके बाद जब वहां से आदेश उसी क्रम में लौटेगा तब जाकर के तो वादी कहां रहेगा खड़ा? अच्छा, हाँ। ये तो मैं अपने साथ गोरखपुर के अंदर हुई घटना की बात कह रहा हूँ। हाँ। आज तक मेरा मुकदमा नहीं लिखा गया। हाँ। और मुझे बताया गया कि जब तक कि वहां से संस्तुति नहीं होगी। हाँ। आप बताओ ना, ये अपराध को कम करने के लिए ये एफआईआर ही दर्ज नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मैं तो इसका भुक्तभोगी हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं मनीष जी से इसका जवाब लूं क्योंकि देखिए पूर्व डीजीपी हैं, कानून व्यवस्था को बहुत बारीकी से समझते भी हैं विक्रम सिंह जी, इसलिए विक्रम सर जरा एक बात बताइए, जो आरोप लगा कि आरोपियों की टांग पर ज्यादा फोकस है, यूपी पुलिस के एनकाउंटर का जो निशाना है हाफ एनकाउंटर बताया जा रहा है, जरा इसका राज बताइए। ये अखिलेश यादव जो कह रहे हैं हाफ एनकाउंटर है, एफआईआर दर्ज नहीं होती, अपराध कम बताते हो, पैर पे ही गोली मार देते हैं चुन के। हिमांशु जी, विद्वान पहले को सभी को मेरा नमस्कार। ये जो एनकाउंटर, ये बल प्रयोग पुलिस का होता है, इसकी मूल अवधारणा है न्यूनतम बल प्रयोग। न्यूनतम, और न्यूनतम में ही आता है कि पहले कमर के नीचे, और कमर के नीचे भी लाठी चार्ज भी होती है, तो कमर के नीचे अंग्रेजों के जमाने में सर पे लाठी मारी जाती थी। अब अगर लाठी ड्रिल है, लाठी चार्ज होता है तो कमर के नीचे। और बल प्रयोग भी होता है तो कोशिश ये की जाती है कि नॉन वाइटल पार्ट पे। ये तो मैं समझता हूं कि जो अवधारणा है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में धारा 34 से 44 भारतीय न्याय संहिता, इंडियन पीनल कोड धारा 96 से लेकर धारा 106 इंडियन पीनल कोड, और उसमें यही था न्यूनतम बल प्रयोग जब तक कि वो खतरा आपके ऊपर या किसी अन्य के ऊपर है।
हाँ। मोसाद का एक दर्शन है कि 5 गोली छाती में और 1 सर में, जब तक 5 गोली छाती में और सर में नहीं लगेगी तो ये माना ही नहीं जाएगा कि मोसाद ने मारा है। अच्छा। तो हम लोग मोसाद नहीं है, हम लोग बिल्कुल लोकतांत्रिक और मानवाधिकार का सम्मान करने वाला पुलिस बल है, जो कि बिल्कुल और जब अपने की बात आ जाती है तब भी न्यूनतम बल प्रयोग किया जाता है। अब विक्रम जी एक और बात बता दीजिए, अखिलेश यादव ने जो हाफ एनकाउंटर बताया है, ये कहा है कि ये सब फर्जी एनकाउंटर हैं। ये आज की बात नहीं है। आप याद करें, मैं 1980 में था एसपी हमीरपुर। आप में से कुछ लोगों की तो पैदाइश भी ना हुई होगी। उसके बाद एसएसपी एटा हुआ। वहां पर भी यही गैंग चलते थे जिस बिरादरी की हम आजकल ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, जब गैंग ही सारे उसी बिरादरी के हैं, नाम बता रहा हूं, चवीराम पोथी, महावीरा, शिवराज, नेक्से और बलवंत और भगवान सिंह कमांडर, तो मारे भी वही जाएंगे। अच्छा। और तब भी यही आरोप लगता था कि आपकी वेदी पे यादवों की बलि, विक्रम सिंह की वेदी पर यादवों की बलि। तो भाई आप ऐसा कर लो कि यादव गैंग न बने, लेकिन जब यादव गैंग बनेंगे, पुरस्कार की घोषणा होगी, तो मारे भी और निष्क्रिय भी वही किए अच्छा ठीक है। जाएंगे। अब मनीष शुक्ला जी, अब आपके पास आता हूं, क्योंकि ये बहुत जरूरी था विक्रम सर से इस बारे में जानना कि पैर पे ही क्यों, क्योंकि फोकस अखिलेश यादव का पैर पर ज्यादा है। अब बताइए मनीष जी, बीजेपी क्या कह रही है इस पर? देखिए हिमांशु जी, इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता कि टीवी स्क्रीन पे आपको लिखना पड़ रहा है कि अपराधियों में इनकी जात क्या क्या थी। और निश्चित रूप से ये जाति का विद्वेष पहले इस देश में कांग्रेस ने फैलाया, अब समाजवादी पार्टी फैला रही है और केवल आरोप नहीं लगा रही है, जाति और धर्म के आधार पर अखिलेश यादव नंगे होकर खड़े हो रहे अपराधियों के साथ, माफियाओं के साथ। और हमको तो कतई कोई आश्चर्य इसलिए नहीं है कि जो व्यक्ति आतंकवादियों की छोड़ने की पैरवी कर चुका हो मुख्यमंत्री रहते, इस बिना पर कि सांप्रदायिक सद्भाव बनेगा, तो उससे कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती। दरअसल समाजवादी पार्टी मुस्लिम पार्टी की तरह काम कर रही है और केवल जाति का तड़का लगाने के लिए एक जाति को अपने साथ जोड़ रही है अखिलेश यादव। तो ये बड़ा खतरनाक है समाज के लिए। अखिलेश यादव से सवाल है, मनीष जी सुनिए, मनीष जी कंप्लीट करने दीजिए हिमांशु जी। नहीं मनीष शुक्ला जी सुनिए ना, मैं आपकी बात को कंप्लीट करूंगा विदाउट इंटरप्शन, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जब हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं तो प्लीज कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जो अच्छे नहीं लगते। जैसे आपने कहा अखिलेश यादव नंगे होकर, नहीं प्रयोग किया, नहीं, लेकिन फिर भी जरूरी शब्द नहीं प्रयोग किया। फिर भी अगर आप विद्वान हैं, देखिए आप विद्वान हैं, मैं माफी मांग लूंगा। हाँ, आप विद्वान हैं, आपके पास इतना अच्छा शब्दकोश है, आप और भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर कोई शब्द से आपको आपत्ति है तो बता दीजिए। चलिए, पूरा जो मैं कहना चाहता था वो कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू। देखिए हिमांशु जी, मैं यही कह रहा था कि जो व्यक्ति आतंकवादियों की पैरवी कर सकता है, एक मिनट, वो आदमी निश्चित रूप से माफियाओं के साथ खड़ा हो सकता है। मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं है, नहीं मैं इससे सरप्राइज्ड हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि 20 से 22 पुलिस वाले भी इन इनकाउंटर्स में मारे गए। अखिलेश यादव के मुंह से एक बोल नहीं फूटी। तमाम हमारे पुलिस के जवान इनकाउंटर्स में घायल हुए, लगभग सभी इनकाउंटर्स में हमारे पुलिस के जवान भी घायल हुए हैं। अखिलेश यादव को कतई वो मनुष्य भी नहीं लगते, उत्तर प्रदेश के नागरिक भी नहीं लगते। पुलिस वाले हैं तो मर जाए, खप जाए, उनके साथ चाहे जो हो जाए, लेकिन ये बोलेंगे आतंकियों के साथ, अपराधियों के साथ। और अखिलेश यादव कौन से व्यक्ति, मैं याद दिलाना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की जनता को, एक बड़ा अपराधी था, आतंकी था, जिसके ऊपर आरोप था संकट मोचन, अयोध्या के कचहरी में संकट मोचन पे हमले के आरोप होने में, बाराबंकी के कचहरी में बम धमाके उसका जो आरोपी था, वो लू से मर गया। बाराबंकी से उसको ले आ रहे थे लखनऊ पुलिस वाले, वो लू से मर गया। देखिए, नहीं मैं समझ रहा हूँ आपने कौन सा मुद्दा है। दुष्यंत जी थोड़ा सा रुक जाइएगा, क्योंकि नहीं मैं समझ रहा हूँ आपने कौन सा मुद्दा उठाया। कपीश जी को कुछ आपत्ति है, एक मिनट जरा बात कर लें, शुक्ला जी बात कर लें प्लीज। हाँ, क्योंकि मैं आप समझ गया आपने कौन सा मुद्दा उठाया। मैं जो कह रहा हूँ, लू से आतंकी मर गया। इनके पास ठीक है, कपीश जी पॉइंट टू पॉइंट जल्दी से जवाब दीजिए, बाकी के 3 मेहमान। दर्ज करा दिया, ठीक है। हाँ कपीश जी, पुलिस लू से देखिए बहुत स्पष्ट बात है, उसके लिए बहुत आतंकियों के प्रति इतनी चिंता रखने वाले व्यक्ति ये तो स्वयं है। इन्होंने, आपने देखा होगा कि 9,500 से ज्यादा मुकदमे जो हैं शुक्ला जी एक मिनट में पत्थरबाजों और आतंकियों से उठा लिए। तो ये तो मैटर इनको बताना चाहिए कि 8,500 मुकदमे उठाने वाले
आतंकियों पर से ये है, जब ये पीडीपी के साथ मिलकर के सरकार चला रहे थे, उस समय ये आतंकवादियों को खुला हाथ अब दिए वहां हुए पर थे। आप ले गए मुद्दे पे, मैं मुद्दे पर वापस आता हूं प्लीज। नहीं नहीं, आप अलग जगह पर ले गए। मनीष शुक्ला क्या कहना चाह रहे थे वो समझिए, कि अपराधियों के साथ में खड़ी हो जाती है समाजवादी पार्टी, ये मनीष शुक्ला जी कहना चाह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी में तो केवल और केवल ही, अगर आप देखिए, अच्छा ठीक है प्लीज। अब देखिए बाकी के मेहमान हमारे शांत बैठे। दुष्यंत नागर जी, योगी वर्सेस अखिलेश एनकाउंटर पर कलेश क्यों मचा हुआ है, आपका विश्लेषण क्या कहता है? शुक्ला जी एक मिनट, और भी मेहमान है, प्लीज रुकिए ना। हाँ, आपकी बात सुनी, बहुत वक्त दिया। बीच में इंटरप्ट किया। नहीं, पूरी बात सुनी, पूरी बात सुनी आपकी। शुक्ला जी थोड़ा रुकिए। हाँ हिमांशु जी, राजनीति है। प्लीज मनीष जी। भैया कपीस बताओ, कौन से दरोगा ने नहीं आपके ऊपर एफआईआर किया? जिसके ऊपर 106 मुकदमे है। ब्रिजेश सिंह पर कितने एनकाउंटर सामने किए, पर कितने किए? आप मुझे बताइए, आपने ब्रिजेश सिंह पर कितने किए? और आप मुझे बताइए, डिप्टी मुख्यमंत्री जिनको कौन नहीं जानता है कि किस तरह के संगीत धाराओं के मुकदमे उनके ऊपर थे, 8-9 मुकदमे गाड़ी चोरी हुई हो तो आदित्यनाथ होना चाहिए। मैं भी आपका समर्थन कर रहा हूं। अच्छा ठीक है, सुनिए ना, आप दोनों के पास तर्क बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो तर्क जब एक साथ टकराते हैं तो फिर जनता सुन नहीं पाती है। जितने अच्छे तर्क आप देते हैं, लेकिन वो एक साथ टकराते हैं तो फिर वो। हाँ, अब दुष्यंत जी प्लीज एक मिनट रुक जाइए, प्लीज रुकिए। दो लोग और हैं, संतोष जी हैं, आचार्य रत्नेश जी हैं। दुष्यंत जी प्लीज। अखिलेश जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष है, एक राजनेता है, प्रतिष्ठित, देश विदेश में उनका नाम है, और वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, अपनी पार्टी को सत्ता में लाना चाहते हैं, तो राजनीति तो होगी। और राजनीति के लिए जो मटेरियल है, जो वर्तमान घटनाक्रम है, उसी से वो मुद्दे आते हैं, उनके ऊपर चर्चा होती है, लोगों के बीच में जाते हैं, फिर जनता अपनी राय तय करती है। देखिए, जहां उत्तर प्रदेश पुलिस के एनकाउंटर की बात होगी तो मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, अगर मैं कहीं उसमें गलत हूं तो डीजीपी साहब उसको करेक्ट कर सकते हैं। ध्रुव यादव जी हमारे गाजियाबाद के इंस्पेक्टर थे। उन्होंने शहीद उमर शेख, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी, जिसने 5 विदेशी जो नागरिक थे उनका अपहरण किया था, नरसिम्हा राव साहब की सरकार थी, पूरी दुनिया में सरकार की बड़ी आलोचना हो रही थी। आज डिबेट हो रही है। नहीं, सुन तो लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं, एक बार सुन तो लेते हैं। नहीं, ये सुन नहीं सकते, नजरिया अलग होगा शुक्ला जी, ये सुन नहीं सकते, उनका नजरिया अलग होगा, एक बार सुन लेते हैं। उत्तर प्रदेश, अरे देखिए, सच्ची घटना की बात कर दी तो बर्दाश्त नहीं हुई। हाँ बोलिए आप। सच्ची घटना की मैंने बात की, भाजपा वाले को बर्दाश्त नहीं हुई। बोलिए। उन्होंने सूचना के आधार पे मसूरी में, जो गाजियाबाद थाना क्षेत्र में आता है, वहां रेड की, एनकाउंटर हुआ, शहीद उमर शेख और ध्रुव यादव जी के बीच में फायरिंग एक्सचेंज हुई, ध्रुव यादव जी वहां शहीद हो गए। पूरे राष्ट्र ने उसके ऊपर शोक मनाया। ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने उनके लिए मौन धारण किया। तो पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी एनकाउंटर होते हैं, हर एनकाउंटर फेक नहीं होता। एनकाउंटर अभी भी जो हुए हैं वो अपराधियों के एनकाउंटर हुए हैं। तो ये पुलिस का मोरल डाउन करता है जो अखिलेश यादव कह रहे हैं? नहीं, मेरे को पूरे करने दीजिए। वो जो हुए हैं किसी निर्दोष व्यक्ति का नहीं हुआ, जरूर उनके ऊपर 2-4 केस दर्ज हैं, ठीक है, लेकिन जो मुख्यमंत्री साहब, पूर्व मुख्यमंत्री जो अखिलेश जी कह रहे हैं कि भाई गोली पैर में ही लगती है, ये वो सत्य बात कह रहे हैं, ये झूठ नहीं है, ये भी एक फैक्ट है, और इस फैक्ट पे भी गंभीरता से चर्चा करनी अच्छा, तो लेकिन इस पर विक्रम सिंह जी ने बोला ना कि न्यूनतम बल प्रयोग कमर से नीचे ही टारगेट रहता है, इसीलिए पैर पे। देखिए, इसके ऊपर उनके भी तर्क हैं, जो आलोचना करने वाले लोग हैं। अच्छा, वो भी तो कह रहे हैं कि भाई एक ही जगह पैर के एक ही हिस्से में गोली कैसे लगती है। और रोज हमला होता है पुलिस के ऊपर, 4-5 एनकाउंटर रोज होते हैं, और उन एनकाउंटर के लिए क्या दिखाया जाता है कि पुलिस पार्टी पे घात लगा के हमला किया। तो भाई पुलिस पे इतने हमले क्यों हो रहे हैं? तो जो समाजवादी पार्टी तथ्य रख रही है उनको हम अनदेखा नहीं कर सकते। अच्छा, उस बात पे भी चर्चा होनी चाहिए, और अगर फेक एनकाउंटर हैं तो फेक एनकाउंटर नहीं होने चाहिए। अच्छा, आचार्य रत्नेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं, प्लीज, इसके बाद तुरंत आप ही के पास आऊंगा, लेकिन मनीष शुक्ला जी इसका जवाब दीजिए। टारगेट देख रहे हैं आप, सीधा टारगेट पैर पे ही होता है, फेक एनकाउंटर वाली बात दुष्यंत जी भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि कुछ होते हैं। देखिए, सभी इनकाउंटर्स के एक प्रोटोकॉल है। जब कोई इनकाउंटर होता है उसकी मजिस्ट्रेट की जांच होती है, उसकी एक नोटिस नेशनल ह्यूमन को भी जाती है, और जब
मजिस्ट्रेट जांच हो जाती है तो उस रिपोर्ट को न्यायालय में रखा जाता है। न्यायालय जब मानता है कि ये इनकाउंटर फेक है या असली है तो ही वो फाइल क्लोज होती है। और उत्तर प्रदेश में अभी किसी भी इनकाउंटर पे अभी किसी इनकाउंटर पे न्यायालय ने या मजिस्ट्रेट जांच पे कोई सवाल नहीं खड़ा हुआ है। जानकारी नहीं है तो मत कहिए इस बात को। ये कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट जांच जो होती है वो कोर्ट में नहीं सौंपी जाती है, सरकार को सौंपी जाती है। और मंगेश यादव की जो मजिस्ट्रेट जांच आई थी उसको समाजवादी पार्टी ने नकार दिया था। ये तथाकथित वकील साहब जो बैठे हैं, मैं इनके साथ कई डिबेट कर चुका हूं। दरअसल इनके ऊपर समाजवादी पार्टी का जो भूत है, जो समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है वो ज्यादा हावी है। सभी रिपोर्ट माननीय न्यायालय को जाती है, सभी की मजिस्ट्रेट जांच होती है। विक्रम जी बता देंगे, विक्रम जी प्लीज बता दीजिए। सरकार में विक्रम सर जी, विक्रम सर प्लीज क्लियर कर दीजिए कंफ्यूजन। हिमांशु जी, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी होती है, क्वासाई जुडिशियल होती है, जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं होती है। लेकिन ये अगर सीआरपीसी में प्राविधान है एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी का, तो सीआरपीसी स्टेट ने नहीं बनाया, ये वो प्राविधान है। लेकिन अगर आपको जानकारी है तो पूरी जानकारी है, डीएनए की जानकारी है कि नहीं नवाब सिंह यादव की? देखिए, इसमें कोई विवाद का प्रश्न नहीं है। मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी का प्राविधान ठीक है। यादव ओके, डीएनए सैंपल मैच कर गया अखिलेश यादव को पता चला कि नहीं? कपिल श्रीवास्तव माफी मांगेंगे आप भी चिल्ला रहे थे डीएनए टेस्ट के लिए चैनल पर बैठ के। डीएनए टेस्ट मैच कर गया नवाब सिंह यादव को पता चला, अखिलेश यादव को। आजकल रोज है जाएंगे उस बिटिया के घर, उस बिटिया के घर वालों से माफी मांगेंगे, नाबालिग बिटिया के घर वालों से जिसके बलात्कारी को बचाने का प्रयास कर रहे थे अखिलेश यादव। आपने अधिवक्ताओं का अपमान, डीएनए टेस्ट मैच किया कि पता है कि नहीं? देखिए अभी भी बात वही आती है। बीजेपी कह रही है कि अपराधियों के साथ में अखिलेश यादव खड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये सब फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। इस बीच एक मुद्दा है संतोष जी, तुरंत आ रहा हूं। आचार्य रत्नेश जी, आचार्य जी, एक और मुद्दा है, वो है मठाधीशों वाला। अखिलेश यादव जी की तरफ से एक बयान आता है और अखिलेश यादव जी जब कहते हैं कि मठाधीश और माफिया में अंतर नहीं है, उसके बाद कल एक और आता है कि वेशभूषा, धूर्त, अनंत, ये सारी चीज उनकी तरफ से कही गई। लेकिन स्पष्ट कह दिया कि साधु संत ये उनका टारगेट नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात यहां पर की जा रही थी। सबसे पहली बात तो यह है कि अखिलेश यादव भाषा और शब्द की बात नहीं करें, वही अच्छा है। पहले उनको मठ शब्द का सही अर्थ जानना चाहिए और यह भी जानना चाहिए कि मठाधीश का प्रयोग कहाँ कहाँ किन किन अर्थों में किया जाता है। मठाधीश हमारे यहाँ चिरकाल से चली आ रही परंपरा का एक शब्द है जो मठ का अधीश होता है, जो मठ की देखरेख करता है। अखिलेश यादव को यह जानना चाहिए, 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी की एक रचना थी आनंद मठ। उस आनंद मठ ने भारत में क्रांति का बिगुल बजाया। उस आनंद मठ में कैसे साधु सन्यासियों ने क्रांति की थी, अंग्रेजों के खिलाफ कैसे लड़ा था, जिसको पढ़ करके भारत में क्रांति का बिगुल बजा था। मठ की उपयोगिता, मठ का उद्देश्य पहले उनको ठीक से जानना चाहिए। भगवान शंकराचार्य जी ने 4 मठों की स्थापना की है। यदि वो अमरकोश उठा करके देख लें तो अमरकोश में लिखा है, जहां छात्रादि निवास करें, छात्र निवास करें, साधु सन्यासी निवास करें, उसको कहते हैं मठ। नहीं आचार्य जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि साधु संत जो होते हैं वो भाषा से पहचाने जाने चाहिए। भाषा से पहचानिए असली संत महंत, और साधु वेश में घूमते जग में धूर्त अनंत। वही मैं बता रहा हूं कि मैं पहले भाषा और शब्द की ही बात कर रहा हूं कि भाषा से पहचानिए, तो भाषा में शब्द ही होते हैं। तो पहले मैंने शब्द का अर्थ स्पष्ट कर दिया। और दूसरी बात यह है कि अखिलेश यादव तय करेंगे कि किसकी भाषा क्या होनी चाहिए। अखिलेश यादव के पास कौन सा थर्मामीटर है, वो बताएंगे किसकी भाषा क्या होनी चाहिए। माफिया की तुलना मठाधीश से करना, इससे बढ़कर के भारत, भारतीयता, सनातन धर्म और हिंदुओं का अपमान क्या होगा। क्षुद्र राजनीति में मत खेलिए भारत के सनातन धर्म से। ठीक है संतोष जी, राजनीति के लिए आप संतोष जी एक साधु संतों का मामला, एक एनकाउंटर का मामला, अखिलेश यादव जी इस वक्त क्या रणनीति लेकर आगे बढ़ रहे हैं? सीधा प्रहार कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ पर, मठाधीश मुख्यमंत्री कहके। सर, ये देश का दुर्भाग्य है कि जो देश के नेता हैं वो अपने आप को जाति और धर्म से जोड़ते हैं और समाज में ये मैसेज देते हैं कि एक जात को दूसरे जात से, एक धर्म को दूसरे जात से खतरा है, जबकि असली खतरा हमारा चाइना और पाकिस्तान से है। और योगी जी ने एक बात बोला
कि बटोगे तो कटोगे। मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए बोलता हूं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा, पिछड़ा, दलित सब अगर एक नहीं रहोगे तो कटोगे। और मैं नेताओं से अपील करना चाहता हूं कि आप किसी जाति और धर्म और संप्रदाय के नेता ना बने, बल्कि आप हिंदुस्तान के नेता बने। तो चाहे अखिलेश यादव हो या और कोई हो, सब कोई अपने अपने जात संप्रदाय का नेता बन रहा है। इससे हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों का नुकसान हो रहा है। और मैं देश की आम जनता से भी अपील करता हूं कि ऐसे नेताओं को आप रास्ते पे लाए। नेता तो अपने अपने स्वार्थ में हमें जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा हर नाम पे बांट रहे हैं। तो हम अगर एक नहीं होंगे वाकई में तो हम कट जाएंगे। और पुरानी बातें हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा, पिछड़ा, दलित सबको एक होना पड़ेगा। और हमें इस तरह की बातें करनी होगी, वरना नेता तो अपने फायदे में हर दिन लोगों को बांट रहे हैं। अब तो अपराधियों का भी अच्छा कपिल जी, एक बात बताइएगा, इस आधार पे कोई क्यों वकालत करता है किसी की? ठीक है कपिल जी, एक बात बताइएगा, जब मठाधीश और माफिया वाला बयान आया, जब मठाधीश माफिया वाला बयान आया, उसके बाद हमने देखा अयोध्या से लेकर अलग अलग जगह पर इस तरह की बयानबाजी की जाने लगी कि अखिलेश यादव सनातन विरोधी हैं, अखिलेश यादव सनातनियों का, साधु संतों का अपमान करते हैं। और इसीलिए क्या अब ये कहा गया कि साधु संत ऋषि मुनि आचार्य के बारे में समाजवादियों ने टिप्पणी नहीं की है, तो मठाधीश मुख्यमंत्री जी के बारे में है? डैमेज कंट्रोल। देखिए, अखिलेश यादव जी के प्रति जो एजेंडा चलाया जाता है, ये इससे पहले भी चलाया जाता था। इससे पहले क्या नहीं चलाया जाता था? जब हिंदुओं के वोट की तुष्टीकरण करनी होती है, तब तो ये जो है ये बाकायदा क्या करते हैं, तब ये दलितों को भी अपना बना लेते हैं, तब ये ओबीसी को भी अपना बना लेते हैं। लेकिन और जब वोट की बारी निकल जाती है तो थाने तक क्षत्रियों को बांट एक मिनट देते शुक्ला हैं। जी, एक मिनट, लेकिन ऐसे बयान आते हैं कपिल जी, तभी तो कपिल जी ऐसे बयान आते हैं तभी तो ये विवाद होता है। जब अखिलेश मैं तो बहुत सीधी बात ये कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये कब एजेंडा नहीं चलाया गया है, और इनका एजेंडा चलाने से पहले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हकीकत क्या है, ये एजेंडा किसकी तरफ से चल रहा है? बीजेपी की तरफ से। आशाराम बापू चला रहे थे मठ, राम रहीम चला रहे थे मठ, तमाम ऐसे बाबा चला रहे थे मठ। के साथ खड़े हैं वो मठ कैसे थे हमें बताओ। की मदद की बात कर रहे हैं, आतंकियों की छोड़ने की हिंदू और सनातन पेटियां गायब हो जाती थी। दुष्यंत जी, आप मुझे बताओ ना हिमांशु भाई, ये ठीक है, यानी आप इस पर कायम है कि कुछ साधु संत हैं। हिंदू समाज की बेटी गायब हो जाती थी, जिनके ये पैर में पड़े रहते थे। दुष्यंत नागर जी, ये बयान मठाधीश, महंत, साधु संत, ऋषि मुनि, मुख्यमंत्री, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आगे? आपका विश्लेषण। देखिए, शर्म नहीं आ रही है कपिल जी? इसका इस पर जवाब लूंगा मैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ये जानना बहुत जरूरी है, विश्लेषण बहुत जरूरी है। दुष्यंत जी प्लीज। जी, जिस तरह से हमारे पैनल में उपस्थित धर्म गुरु जी ने आनंद मठ का वर्णन किया, उसी तरह से महात्मा गांधी ने जब कांग्रेस के शुरुआती दिनों में उन्होंने आके कमान संभाली थी, तो उन्होंने स्वयं संतों का, फकीरों का, सबका आह्वान किया था कांग्रेस से जुड़ने के लिए। और महात्मा गांधी स्वयं मंच पे उन लोगों को बिठा के शोभायमान करते थे और बाकायदा रघुपति राघव का गान किया जाता था। तो ऐसा नहीं है, साधु संतों का एक बड़ा रोल, पॉजिटिव रोल रहा है। नहीं, ये इसलिए मैंने पूछा आने वाले वक्त में इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि अखिलेश यादव रुक नहीं रहे हैं। देखिए, आने वाले समय में राजनीति अपनी जगह चलेगी, लेकिन जो साधु संत सन्यासियों का एक अपना महत्व है वो कभी कम नहीं हो सकता। अखिलेश यादव क्यों इग्नोर करते हैं इस महत्व को? देखो जी, मैंने पहले ही बोला, राजनीति है, राजनीति अपना काम करेगी। और दो नेता हैं, दो नेताओं के बीच में एक्सचेंज, आदान प्रदान तो होता ही है, वो चलता रहेगा। उससे जो हमारा सिस्टम है, धार्मिक सिस्टम है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। वो तो एक गंगा की तरह है, अपने एक प्रवाह में बहता रहता है, चलता रहता है। साधु संत सन्यासी लोग पूर्व में भी देश की सेवा करते थे, आज भी कर रहे हैं, भविष्य में भी करते रहेंगे अलग अलग माध्यमों के द्वारा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव को समझना होगा कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी भावनाओं को शायद थोड़ी सी ठेस पहुंच जाती है, और यही मुद्दा फिर बीजेपी उठाती है और फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि एजेंडा चलाया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त है यहाँ पर एक